बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वली। प्रॉफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। JIT की तफ्तीशी मुद्दत में सिर्फ 7 रोज़ बाकी हैं। पाकिस्तानी तारीख का सबसे अहम हफ्ता, तहकीकात का सबसे अहम किरदार इसहाक डार अपने ही मातहत इदारों के JIT के अफसरान के सामने बतौर मुल्जिम पेश हुए। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान आग बगोला भी नजर आए। इसहाक डार ने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम आयद किया, बल्कि इमरान खान की ज़ात पर भी ज़ाती हमले करते हुए उन्हें टेक्सटोर करार दिया, फ्रॉडिया कहा, चोर कहा, झूठा कहा और जवारी करार दे दिया। 17 साल पहले मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में दिए गए अपने ही बयान हल्फी से न सिर्फ मुकर गए, बल्कि उसे रद्दी का टुकड़ा भी करार दे दिया। इस पर तो हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साहबजादी मरियम नवाज को JIT के सामने बुलाए जाने पर भी शदीद गम और गुस्से का इजहार इसहाक डार साहब की जानिब से किया गया। मरियम नवाज पहली खातून नहीं है जिन्हें तहकीकात के लिए बुलाया जा रहा है, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत वो कौन सी ऐसी अहम खवातीन थीं जिन्हें ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया, उन पर तशद्दुद भी किया गया और उन्हें तहकीकात का सामना भी करना पड़ा। इसकी कंप्लीट डिटेल्स भी माजी के झरोकों से आप तक हम पहुंचाएंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ सिंध हुकूमत की बात करेंगे, जिन्होंने नैब ऑर्डिनेंस बिल को मंजूर करके न सिर्फ नैब का सिंध से इख्तियार खत्म कर डाला है, बल्कि एहतसाब का रास्ता भी रोक दिया गया। नैब का सिंध में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार खत्म करके आसिफ अली जरदारी साहब की सिंध हुकूमत आखिर कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहती है। इसके साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल ने भी आसिफ अली जरदारी को सबसे बड़ा दहशतगर्द बनाने का कह डाला। मुकम्मल तफसीलात इसकी भी आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो JIT से मुतालिक सबसे अहम किरदार था इसहाक डार का। बारहा आपकी क्लास साहब की जानिब से कहा गया कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी शख्सियात हैं जिनका पेश होना बड़ा ज़रूरी है, और आज इसहाक डार साहब भी पेश हो गए, लेकिन काफ़ी गुस्से में नजर आए। गुस्से में तो बहुत ज़्यादा ही थे। वो जो कहते हैं ना, पहले मिठाइयाँ अब दुहाइयाँ, तो ये अच्छा है। जब ये मिठाइयाँ बांट रहे थे, आपको याद होगा, मैं क्लास आप यहाँ हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी थी और वक्त बड़े लोग ये कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान में एक तारीख है JITs की, तो ये भी एक JIT आएगी और चली जाएगी। डिफरेंट था हमारा उस दिन भी वही था जो आज है कि ये बड़ी JIT मुख्तलिफ है। मैं अभी बात काट रहा हूँ, दो बातें की। आपने कहा था पनामा 2 शुरू हो गया है, और मैंने कहा था किसी वक्त, वो वैसे क्लिप मैं उस सदीक जान को कहूँगा निकालेगा, वो कहते अपना तबला भी हम थोड़ा सा कोई बजा लिया कर रहे हैं ना कभी कभार। मैंने कहा था कि जूं जूं ये फैसला पढ़ते जाएंगे इनकी रंगत उड़ती जाएगी। ये मेरे अल्फाज हैं, वो किसी को सुनाएंगे। उस वक्त ये समझ रहे थे कि बस वहाँ से बच गए, यही काफ़ी है और आगे की बात आगे देखेंगे। और JIT है, पाकिस्तान की सरकार के ऑफिशियल्स आएंगे, हमारे ऑफिशियल्स आएंगे, तो किसकी ये जुर्रत है, एक दबका शपका दे देंगे। वो इन्होंने पढ़ा नहीं था पूरा फैसला, और पढ़ा नहीं था तो समझा नहीं था कि उन्होंने, वो अदालत है, वो बेवकूफ़ नहीं है। उन्होंने बड़ा टाइम बाद उसके अंदर जिस तरीके से बिल्कुल उसको बांध के रखा हुआ है कि वो उसके अंदर गुंजाइश इतनी ज़्यादा नहीं। बहरहाल वो अब इन पे आश्कार होनी चीज़ें शुरू हो गई हैं। और अब इसहाक डार साहब जैसा मुदब्बर आदमी, जो कि रिलेटिव टर्म्स में बाकियों के मुकाबले में नून लीग के हमेशा उनका एक मुदब्बर रोल रहा है, जब उन जैसा आदमी एक ज़ाती किस्म के हमलों पे आ जाए, इमरान खान की बहनों के मतलब उनकी जो है ज़िंदगी के जो पुराने कैलिफोर्निया के रेफरेंस और बेटी के रेफरेंस, तो वो फिर समझ आ जाती है कि जनाब ये ना, ये बहुत आगे की लेवल की इनके फ्रस्ट्रेशन भी है, डर भी है कि उस लेवल पे जब इसहाक डार जैसा बंदा, जो उन्होंने आज बातें की हैं, ज़ाती ज़िंदगी को मैं समझता हूँ सियासी ज़िंदगी से अलहदा रखना चाहिए। हम भी ये कोशिश करते हैं, वरना ये बातें जो हैं ये खुद भी बड़ा माइंड करते हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब की या हमजा शहबाज शरीफ की निजी ज़िंदगी की बातें हों या किसी की भी की जा सकती हैं, वो एक बुरी चीज़ है। तो ये PTI पे तो बहरहाल ये इल्ज़ाम था और लगता रहता है कि जनाब वो ये इस तरह ही करते हैं, मगर जब ये खुद आज इस लेवल पे गए हैं और वो भी इसहाक डार ऑफ ऑल द पीपल, तो फिर ये समझ आती है कि वो बहुत डिफरेंट लेवल का इनका एक तशवीश और कंसर्न है। बाकी ये इमरान खान के मतलब ये तमाम जो उन्होंने नकाइस बताए हैं आज कि वो झूठे हैं, उनके मुंह से ना सुन ले, उनके मुंह से सुन ले। मेरा ख्याल है बेटर यही है कि हम डार साहब के मुंह से सुन लेते हैं, किया जाए। बिल्कुल। JIT में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे इसहाक डार साहब, तो उन्होंने क्या अल्फाज अदा किए इमरान खान साहब से मुतालिक, क्या जाती हमले किए, क्या क्या अलकाबात से उन्हें नवाजा, वो पहले आपको उनकी जुबानी हम सुना देते हैं, वापस आकर इस पर डिस्कशन करेंगे। मुझे बुरा लग रहा है कि मरियम नवाज शरीफ को यहाँ बुलाया गया है, और जो तमाशा करते हैं
हम मदारी साहब हमारे दोस्त, बाएं बाएं देखो एटीएम मशीनों को, वो पैसे बाहर भेजते हैं पाकिस्तान से। तुम मुझे चैलेंज करो कि ये गलत है, फिर मैं तुम्हें साबित करूंगा कि मैं ठीक हूं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए झूठ की बुनियाद पर सियासत करते हुए। ये तो बड़ी आसान बात है कि जो मुंह में आए बक दे बंदा। बेहतर है कि सोच समझ के बात करे। जैसे मैंने कहा कि हमारा लव एंड हेट का रिश्ता चलता रहा है बहुत देर, 93। ये डरपोक आदमी है बेसिकली। जो आदमी अपनी शादी छुपाए, जब इनको पूछे आपकी जमाना से शादी किधर हुई थी, आप कहेंगे पेरिस में, झूठ बोल रहा है। अगस्त 2008 में कहता है कि अपने बेटे को कहेगा मुझे कोई शौकत खाने के लिए डोनेशन दे दे। ये ली यहां खड़ा है, उन्होंने डोनेशन दी। हु आर यू? तुम कौन हो? तुम्हें किसने ये मनापली दी है कि तुम उठो और तुमको ओए फलां के चेयरमैन, ओए फलां के चेयरमैन, ओए फलां के चेयरमैन, क्या क्या दे रहे हो अपने आने वाली नस्लों को? तुम लीडर क्लेम करते हो अपने आप को, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी बात नहीं है, वो बताएं उनकी लॉयल्टी है किधर। पाकिस्तान के साथ है, मुसलमानों के साथ है, यहूदियों के साथ है, ईसाइयों के साथ है। अपना मेकअप नहीं माइंड किया। आप आज भी झूठे हैं, आप आज भी जाहिल हैं, अब आज भी जवारिये हैं, अब आज भी बुज़दिल हैं, आज आप भी टैक्स चोर हैं। ये तो डार साहब थे, उन्होंने खुद बता दिया कि वो क्या क्या कहना चाह रहे थे। तौबा, झूठे, जवारी, जाहिल, चोर, टैक्स चोर। मान लिया कि इमरान खान में ये सारे नकाइस हैं और इसके अलावा और भी हैं। हमारा ये कहना है कि जनाब आप तफ्तीश कर लें। इसका ये इस जवाब के साथ ये क्या है कि हमारी तफ्तीश ना हो। मैं तो कहता हूँ बड़ा अच्छा है, आपकी हो रही है, उनकी भी हो और किसी भी की हो, ये इब्तिदा है। ये अदारों को मजबूती की सबसे बड़ी निशानी है। इससे ये कोई जवाब नहीं कि वो चोर हैं तो आपकी तफ्तीश रोक दी जाए। उनकी भी करें भाई। हमारा तो शुरू से ये कहना है कि गवर्नमेंट है आप, उनकी तो आप करेंगे, आपकी कौन करेगा? ये सारा फैसला यही हो रहा है। दूसरा मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो ज़ाती इल्ज़ामात पे आए हैं ना, इमरान खान इनके मुकाबले में ज़्यादा, वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना थिक स्किन्ड, उसमें ये ज़ाती हमलों की बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। वो ये 20-30 साल से बर्दाश्त कर रहा है और वो कर सकता है। इनकी चीखें निकल जाएंगी। ये क्लासरा साहब ने पिछले दिनों सिर्फ और एक जायज़ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के तलिक बात की थी इनके साहबजादों की, कि जो कर्जे हसना के जरिए इन्होंने अपने बेटे को दिया था। इनकी चीखें निकल गई। ये तफसील इनसे सुन लें, फिर मैं कुछ बताना चाहूंगा बाद में। सही है क्लासरा साहब। चलिए मान लिया सारे नकाइस से आमिर साहब ने और जिसने डार साहब ने कहा, इमरान खान साहब डरपोक भी हैं। बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है। मैं डार साहब को उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, अभी मैं सुन रहा 2-4 चीज़ें इससे पहले कि इमरान खान बुज़दिल हैं और ये हमारे ब्रेव हार्ट हैं, इस पे आता हूँ मैं ज़रा। जी। आपने नोट किया था, कितने लोगों ने नोट किया होगा पाकिस्तान में, कि जब ये बात कर रहे थे मीडिया से, इनके सामने रिटर्न जब ये गालियाँ गालियाँ लिख के लाए थे। गालियाँ जो थी ये लिख के लाकर हमारे प्रोड्यूसर साहब वो इनका दोबारा दिखाएं। ये गालियाँ जो हैं, जो आखिर पे इन्होंने पढ़ी हैं, जो हमारे उसमें देखी हैं, ये साथ में लिख के लाए थे। किसी ने इनके साथ में दिया था कि जनाब ये लेके जाएं, ये ना हो कि आपको भूल जाए, आप वहाँ पे एक मेमोरी लैप्स हो जाते हैं, अंदर से आते हैं। वो बार बार जितनी भी गालियां उन्होंने इमरान खान को दी वो पढ़ के दी हैं। तो डार साहब को थोड़ा सा पहले छोटे लेवल पे जो है ना गालियां चल रही थी, आज अब ये सीनियर लेवल पे आ गई है। साद रफीक, ये सीनियर लेवल नहीं होता, इसको कहते हैं गेम्स में, कहते हैं वीडियो गेम्स में कहते हैं नेक्स्ट लेवल। ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट हाईएस्ट लेवल पे जा चुका है आज। अब आप जो हमारे दोस्त है ना, वो दानियाल अजीज साहब, तलाल चौधरी साहब, उसके बाद ये पता नहीं किरमानी साहब कहाँ से दरमियान में फिट हो गए। वो लेकिन बड़ी 3 में है ना 13 में उनको मीडिया उठा के वैसे बना रहे हैं। हमने तो कभी उनको ना डिस्कशन किया ना। मैं उनको मानता हूँ कि किरमानी साहब जो है उनको दरमियान में बहस में लाना चाहिए। वो जाती मुलाजिम हैं, अभी उनको सेनेटरशिप की ऑफर की हुई है तो बेचारे जोर लगा रहे हैं। इसी तरह के मुलाजिम ही लाएंगे ना, सामने लाएंगे जो कल को आपके आगे डिफेंड करें। तो एक तो चीज़ गालियाँ लिख के इन्हें दी गई थी कि जनाब हजूर आपने पढ़नी है। इससे ये भी साबित होता है, डार साहब को आज बड़ी सारा दिन उनकी हमने बैशिंग की है, तो थोड़ी सी मुझे उनको देने दें, रिलीफ देने दें कि बंदे अच्छे हैं, दिल के अच्छे बंदे। वही मुझे याद आता है, वो क्या कहते हैं, उदय सेठ ही याद आ जाता है कि दिल के बड़े अच्छे, फिल्म जो है ना वेलकम, दिल के बड़े अच्छे हैं। ठीक है, गुस्सा कर लेते हैं भला भला कि खुद उनको दी गई, वो खुद गालियाँ नहीं देना चाहते थे, किसी ने उनको गन पॉइंट पे गालियाँ लिख के दी कि एक्सीलेंसी ये आपने गालियाँ पढ़नी है। सो डार साहब ने जो भी गालियाँ दी इमरान खान साहब को, वो दिल छोटा ना करे, स्क्रिप्ट था, वो स्क्रिप्ट था, उनको दिया गया। जैसे एक्टर को दिया जाता है कि हजूर आपने स्क्रीन पे जाना है, ये डायलॉग्स पढ़ने हैं। सो डार साहब ने वो गालियाँ जितने भी उन्होंने दी हैं इमरान खान को, वो सारी की सारी लिखी हुई थी। अब इनका स्पीच राइटर कौन था, दाद उसको देनी चाहिए कि उसने क्या क्या लिखी। डार साहब जैसे उसकी बंदे की शख्सियत जो है,
जो बड़ी कूल समझी जाती थी इसलिए कह रहा हूँ कि अब तक हमारी राय थोड़ी सी डिफरेंट थी उनके बारे में। आज जो कुछ उन्होंने वहाँ पे उन्होंने गुफ्तगू की है जो अल्फाज की, मेरे लिए थोड़ी सी डिस्टर्बिंग चीज़ है। मैंने 2002 से जानता हूँ, तकरीबन 15 साल से। एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि डार साहब का नर्वस ब्रेक डाउन होगा। ये एक तरह का नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है, ये उसको क्या हिस्टेरिया, ये हिस्टेरिया के उसमें लगे, शॉक आया है, अब सदमा है, और फिर आपने आपके मुंह में जो भी आया है आपने बोलना शुरू किया है, ये नर्वस ब्रेक डाउन था। मेरा ख्याल ब्रेक पे चलते हैं। वी मस्ट फील सॉरी फॉर डार साहब, उन पे गुस्सा ना करें, उनके साथ हमदर्दी करें। चलिए अभी छोटे से हम ब्रेक पे चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे इमरान खान साहब कितने डरपोक आदमी हैं और डार साहब कितने ब्रेव हार्ट हैं, ये तो जानेंगे। लेकिन जो हसन नवाज साहब ने आज एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा मैं JIT के सामने भी ये सवाल उठाया, मैंने मीडिया के सामने भी बात की कि आखिर हमारा कसूर क्या है, उनका कसूर क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक लेंगे, छोटे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आज की तमाम तर सूरत हाल पर JIT खासतौर पर डार साहब से मुताल्लिक़ हम बात करें। जिस तरह से क्लास साहब ने भी कहा कि सब चीज़ें स्क्रिप्टेड थी, एक चीज़ लिखी हुई थी, गालियाँ लिखी हुई थी जो देख के उन्होंने पढ़ के देनी थी, तो फिर ज़्यादा दिल छोटा नहीं करना चाहिए तहरीक इंसाफ वाला। नहीं, वो डार साहब का मेरा ख्याल है वो स्क्रिप्ट इसलिए उनको दिया गया कि वो सबने ये कहा होगा कि आप ये जो गुड मैन दी लालटेन बने हुए हैं, आप आए ना मैदान में, क्योंकि ये सारा जो केस है पनामा ये इसहाक डार साहब का बनाया हुआ है। इस वक्त जो है तमाम जो है इनके कन्फेशनल स्टेटमेंट पे हुदैबिया जो है जिस पे सबसे सवालात किए जा रहे हैं, उसका कलीदी किरदार जो है वो तो इसहाक डार साहब हैं। और वो अभी बाहर बैठ के बड़ा उन्होंने अपना एक अच्छा वो रखा हुआ था कि ये गाली गलूज के लिए वो जो है ना जूनियर लोग रखे हुए, तो उन्होंने कहा जनाब आप ओन करें बेसिकली। और आज जो बड़ी गौर तलब बात थी कि इसहाक डार साहब को बड़े अरसे से चौधरी निसार साहब गायब थे, नजर नहीं आ रहे थे। अभी जाहिर है पीछे में गईयाँ शुरू हो जाती हैं कि जनाब वो देखे ना उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर बनना है, अब नए प्राइम हालात इस तरह जा रहे हैं, तो इसलिए वो बड़े कन्वीनियंटली खामोश हैं। एक तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो कर दी, दूसरा ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं राना अशरफ साहब, बड़े उन्होंने उनका एक बड़ा मज़ेदार आइडिया था। उन्होंने कहा जनाब अंदर जो तमाम अफसरान बैठे हुए हैं ना वो या तो डार साहब के नीचे हैं या चौधरी निसार के अंदर है ना। SCCP FIA डार उनको मैसेज दिया है कि जनाब आना तो आपने वापस ही है ना हमारे पास, तो ज़रा ख्याल कीजिएगा ये बॉस आपका मुझे गाड़ी ड्राइव करके लेके आया है। अब जाहिर है वो पीछे दो सिर्फ फौजी हजरात ISI और IMI वाले रह गए हैं जो इनके अंडर नहीं है। मेरा ख्याल है उसके लिए पिछली सीट पे ना ख्वाजा आसिफ को बिठा लेना चाहिए था, अगर वो समझते हैं कि एज डिफेंस मिनिस्टर वो उनके बॉस हैं। चौधरी निसार अली खान की और उनकी बोल चाल नहीं है ख्वाजा आसिफ की, इसलिए वो लोग उस गाड़ी में नहीं बैठे। वैसे तो बोल चाल डार साहब की और इनकी भी नहीं थी। निसार की तलिक थेरी शायद डिफरेंट है। हाँ मेरा डिफरेंट व्यू है। नहीं, मैं सिर्फ लास्ट पॉइंट ये है कि इसहाक डार साहब का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर यह है जो उन्होंने गुस्सा तो बड़ा किया कि बुलाया क्यों था, ये नहीं था, वो नहीं था। इसहाक डार साहब और ये सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि उनका इस वक्त स्टेटस ये है कि वो वादा मुआफ गवाह हैं हुदैबिया के अंदर, वो मुलजिम नहीं हैं। तो वो पहले अपना वो स्टेटस रिमूव करें कि जनाब मैं वादा मुआफ गवाह के तौर पे नहीं हूँ, मैं उनको ये करने की जरूरत है उनको इस वक्त भी। और ये मेरा ख्याल अलहदा कोई रेफरेंस दे दे तो इन पर यह बनता है कि वादा मुआफ गवाह जो है वो आया बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो इनका मेरा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि इनका जो स्टेटस है वो वादा माफ गवाह का है। लेकिन एक मिनट, डार साहब ने तो ये भी कहा है आमिर साहब के हुदैबिया पेपर मिल्स को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने JIT को नहीं बोला, इन्हें अपनी साख को साबित करना होगा। नहीं वो तो अभी आज तो वो जाहिर है वो कह रहे थे कि जनाब ये स्टेटमेंट जो है मैंने बिल्कुल डिसोन कर दिया। शायद आपकी कोई स्टोरी का जिक्र कर रहे थे कि न्यूज को मैंने उस जमाने में एक इंटरव्यू में ये बता दिया था कि मैं नहीं है। इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट, वो सिर्फ आपके कहने से नहीं है। तो इसीलिए अंदर वो जो सवालात किए थे उनके चेहरे से एक्सप्रेशन से पता चल गया था कि वो एग्री नहीं करते इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी कोई सोर्स नहीं है, मगर हम अंदाजा उनके चेहरे से ही लगाते हैं। बिल्कुल। चौधरी साहब की बात करते हैं। क्लास साहब जिससे आमिर साहब ने भी कहा कि वो खुद ड्राइव करके लेके आए, पहले बड़े अरसे से गायब थे, गायब होने पे भी चहमगोइयां थी, सामने आए अब तो चहमगोइयां और ज्यादा बढ़ गई हैं। चौधरी साहब पे बात करते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था कि उन्होंने कहा जनाब कि वो तो बुज़दिल हैं इमरान खान जो हैं, डरपूक, वो डरपूक हैं। उन पर मेरा दिल चाह रहा था कि अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब जल्दी से, अभी हम शो हमारा चल रहा है और आज डार साहब हमारा स्पेसिफिक है, वो निकाल लें जो रहमान मलिक ने इनके बारे में कहा था। हमें छोड़ दें, हम तो छोटे लोग हैं बेचारे। हमारे दोस्त वो कहते हैं, नुसरत जवेद साहब कहते हैं 2 टके के हम साफ़ी, 2 टके के एंकर, छोटा मुंह बड़ी बात। उन रहमान मलिक साहब बड़े आदमी बड़ा मुंह,
उनके मुंह से सुन के मेरा ख्याल लोगों को बेहतर लगेगा कि डार साहब कितने बहादुर हैं और वो खुद रहमान मलिक साहब कितने हैं। उन्होंने बड़ा खूबसूरत वो कंपैरिजन उन्होंने ड्रा किया था जब उन्होंने कहा जनाब कि मैं तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के लिए मुझे इन्होंने उठाया, मुझे इन्होंने टार्चर किया, 1.5 साल मुझे जेल में रखा, बर्फ पे लिटाया, बिच्छू फेंके, सांप फेंके, रात को मुझे वहाँ सैफुर रहमान ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बुलाया, वहाँ मुझे धमकियां दी और मुझे वहाँ पे वादा माफ गवाह बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ बनाने की कोशिश करते रहे और मैं नहीं बना, इतराफी बयान नहीं दिया। इनका कहा उन्होंने, ये तो समझी थे, घर के बंदे थे, तो इन्होंने सारी चीजें एक उस पर बता दी थी। इनको ये नहीं पता था वो जो एक बनते ना मुहावरे, वो ऐसे नहीं बन जाते, उसके पीछे सदियों की फोक विजडम खड़ी होती है। वो कहते हैं ना घर का भेदी लंका है, उस वक्त शायद समझी नहीं थे, चलो प्रोसेस में थे। तो वो जो था वो घर का भेदी लंका है, घर के भेदी थे ना, बाकी चीजें तो वही कर, रिश्तेदारी तो बाद में हुई ना जाके। इसमें 3-4 चीजें मैंने डार साहब से पूछी, उन्होंने खैर इतना ज़र्फ नहीं था, वो मेरा नाम ले लेते, उन्होंने बाकी स्टोरी तो मेरा रेफरेंस दिया है पूरा, उन्होंने जो इंटरव्यू का कहा है, बल्कि मेरी जो किताब है एक सियासत कई कहानियां, उसमें भी सारी मैंने डिटेल सारी लिखी है। सो डार साहब जो है तो वो इतना ज़र्फ नहीं है कि नाम मेरा ले लेते कि जनाब रऊफ को मैंने दिया था, पूरी डिटेल के साथ गुफ्तगू हुई थी। डार साहब ने मुझे खुद बताया था, मेरी उसमें भी किताब में भी है और उसका द न्यूज़ के इंटरव्यू जिसकी बात कह रहे हैं, इन्होंने कहा जनाब था कि मैं इतना काबिल और अच्छा आदमी था और मेरे उनके साथ इतने अच्छे तल्लुकात बन गए थे अटक के उसमें किले में फौजियों के साथ कि वो मेरे साथ आते थे, बैठते थे, गपशप करते थे, चाय के दौर चलते थे और फिर मुझसे मशवरे मांगे जाते थे कि ये बताएं कि जनाब क्या हम पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज जो है ना हम इनको कैसे चलाएं। वो इसको एप्रिसिएशन समझ रहे हैं, इसमें डार साहब का कसूर नहीं है कि जब फौजी इनके पास जाते थे और इनको सारी इधर उधर की कहानियां डालते थे और डार साहब की तारीफें भी करते थे, उन्होंने इनको एक तरह कहते हैं किसी को बांस पे चढ़ाना, उन्होंने बांस पे चढ़ा के सारे काम करवाए हैं कि डार साहब आपसे बड़ा कीमती आदमी, आपसे बड़ा काबिल आदमी, कि अगर आप इतने काबिल होते तो उठा के आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना देते। वो तो शौकत अजीज बैठे हुए थे, इसलिए शौकत अजीज की और डार साहब की हमेशा वो लव हेट उनकी इमरान खान के साथ हो या ना हो, उनकी शौकत अजीज और डार साहब का लव एंड हेट बड़े अरसा चलता रहा। तो फौजियों ने बड़े उस वारदात के साथ इनको फंसाया था, वो जरा अपने को क्लियर कर लें। वो इतने वो कहते हैं समझदार वो मान रहे हैं ना कि मेरे साथ कि उन्होंने वो किया, उन्होंने आपकी तारीफें करके अपनी मर्जी के बयानात लेके, आपसे इंफॉर्मेशन लेके, आपसे डील करके उसमें शहबाज शरीफ और इसहाक ना उसमें ये नवाज शरीफ और इनकी फैमिली को आपके जरिए फंसवा के 17 साल बाद भी उनकी जवाब तलबी हो रही है। तो वो जो फौजी आपकी तारीफें कर रहे थे ना, वो फंसा रहे थे आपको। अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट अगर पढ़ दिया जाए ना तो उससे साफ पता लग जाता है कि वो जबरदस्ती नहीं, उसमें इंफॉर्मेशन वॉलंटियर की गई है, अहम नुकता है। और वो उसके अंदर काफी सारी डिटेल उन्होंने मांगी नहीं थी जो बताई गई कि शहबाज शरीफ को मैं कैसे मिला, नवाज शरीफ मेरे साथ गवर्नमेंट कॉलेज में क्लास फेलो थे मगर हमारा ताल्लुक नहीं था। जोर इस बात पे था कि जो उसमें चोरी चकारी हुई वो इनके कहने पे की, हालांकि वो काजी फैमिली मेरी वाकिफ थी मगर वो डायरेक्ट इनके साथ हो गई थी और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इनसे करवाएं, मेरा कोई कसूर नहीं है, उसमें इनको नहीं बेल आउट किया गया, अपने आप को किया गया। जो आप कह रहे हैं ना लाइन ऑफ एक्शन, कि वो ऑलमोस्ट लग रहा है कि इनको ये कैरेट एंड स्टिक चलाई जा रही थी कि कैरेट भी थी एक कि शायद आपको है, उसमें वाज़ेह है कि ये सब कुछ हुआ, ये तफसील भी ले लें, एक्स्ट्रा भी ले लें, मगर उसमें मेरा कसूर नहीं है, कसूर सारा या नवाज शरीफ साहब का है या शहबाज शरीफ साहब का है। आपने क्लिप वो दिखाना है, मैं ये बता, अगर ये कन्फेशनल स्टेटमेंट ना देते तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी। एग्जीक्यूशनर ये थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब, ये जहन में रखें, वो एग्जीक्यूशनर नहीं थे। मनी लॉन्ड्रिंग ये नवाज शरीफ इसहाक उन्होंने नहीं की, शहबाज शरीफ ने नहीं की, मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की है, उनके बिहाफ पे की है, वो बाद में आते हैं। ही इज द की कल्प्रेट, ही इज द की अक्यूज। यही वजह थी कि इन्होंने वहां कन्फेशन स्टेटमेंट दिया है। आप कल को मेरे बारे में कहते जी मैंने रऊफ के, उसका सबूत नहीं है। यस, सबूत मेरा होगा अगर मेरा बयान है मैंने किया, उन्होंने कहा मेरे हाथ से हुआ, सईद अहमद मेरा दोस्त था, मैंने ये अकाउंट खुलवाए, मेरे थ्रू हुआ, मेरी मुदारबा कंपनी थी, मेरे पास मैंने लोन दिया, ये सारा सो किया तो इन्होंने है। मगर इनका दूसरों पे हिज वर्ड अगेंस्ट हिम वाली बात है कि वो बड़े आराम से कहते हैं हमने नहीं कहा। इनका तो सारा जो ट्रेल है, मनी ट्रेल जो है, खुरा जो है, वो इनके यहाँ रुकता है, साहब की तरफ निकलता है, एट हिज डोरस्टेप। सही है, सही है। अब रहमान मलिक साहब की तरफ चलते हैं। हम जिस तरह से क्लास साहब ने भी बात की है कि उन्हें वादा मौफ गवाह बनाने के लिए उन्होंने अपने मुंह से इस चीज़ का इकरार किया कि किस किस किस्म के जुल्म ढाए गए उनके ऊपर, वो उनके मुंह से सुनते हैं। लेकिन डार साहब से मुतालिक भी वो क्या फरमा रहे वो भी आपको सुनाते हैं। मियां साहब, हम लोग जियाले हैं, आपने मुझे 1.5 साल जेल में रखा, मुझे बर्फ पे लटाया, मेरे पे सांप फेंके, मेरे पे बिच्छू फेंके,
मैं खड़ा रहा अपनी लीडर के लिए, अपने असूल के लिए, और आज आपका वो दोस्त, आपका वो फाइनेंस मिनिस्टर, आपका रिश्तेदारी, आपका अप्रूवर बन गया। कितनी सच्चाई होगी, कितना मजबूर किया होगा इस हकदार को ये कहने पे। किसी ने मजबूर नहीं किया, उनका अपना ज़मीर था। ये रहमान मलिक साहब का क्लिप आपने सुना, इस पे तो ये कहना बनता है कि घर को आग लगी घर के चिराग से। छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले क्लासेस हमने रहमान मलिक साहब का भी क्लिप एक सुनवाया था जिसमें बता रहे हम जियाले और क्या क्या उनके साथ किया गया, लेकिन आपने भी एक ट्वीट किया डार साहब की गिल्ट से मुतालिक। वो गिल्ट कौन सा है? ये हमने इसलिए दिखाया कि डार साहब की जो गिल्ट है ये गुस्सा किसी और चीज़ का है। किस चीज़ का? वो कहते हैं ना, हमारी एक मुहावरा है हमारे देहातों में बड़ा आम सा होता है, गिरा खोते से गुस्सा कुम्हार पे। मिसप्लेस्ड रिएक्शन। मुझे समझ नहीं आ रही इमरान खान पे इतना गुस्सा किस चीज़ का आगे। पहली बात, थोड़ी सी चीज़ें मैं अब इसको फैक्चुअली हम बात करते हैं। ये सुओ मोटो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, अदालत का है। यही तो हम कह रहे हैं कि अदालत है भाई, ये उधर निकाले, ये उधर निकालें। अगर आप में जुर्रत है, आप करेक्टर वाले बंदे हैं, ब्रेव हार्ट हैं, आप हमारे मेल गिब्सन हैं, मान लेते हैं, या आप हमारे लिए रसल क्रो हैं, ग्लैडिएटर हैं, तो भाई साहब गुस्सा उधर निकालें ज़रा। आप कहें पे कि जनाब कि आप लोगों ने ज्यादती की हमारे साथ, वहां पे रेफरेंस दे रहे थे और बिल्कुल फैक्चुअली रॉन्ग कि जज के जब अपने बेटे की बारी थी तो जीएटी नहीं बनाई थी, उन्होंने वो हवाला दे रहे थे उस अरसलान ये इफ्तिखार की तरफ, भूल गए हैं। ये मतलब मुझे हैरानी होती है कैसे कैसे लोग कहाँ कितने बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच जाते हैं और गलत बात ये कैमरे पे करते हैं। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 1 मैन कमीशन बनाया था, उन्होंने अरसलान इफ्तिखार पे और ये मलिक रियाज पे और उस कमीशन के सरबराह थे उस वक्त के टैक्स के मोहसिब शोएब सडल, और शोएब सडल ने 2-3 महीने लगा के रिपोर्ट लिखी थी जिसमें अरसलान इफ्तिखार के खिलाफ मेरा ख्याल 5 करोड़ रुपए का उनका टैक्स चोरी थी। 80 करोड़ का टैक्स था, 80 करोड़ की रकम थी जिसपे 5 करोड़ का टैक्स नहीं दिया था। एक वो था, दूसरा मलिक रियाज पे उन्होंने कुछ मेरा ख्याल 120 अरब रुपए उन्होंने उनके खिलाफ टैक्स के निकाले थे। वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास रिपोर्ट की थी, सुप्रीम कोर्ट ने नैब को रेफर कर दी थी। आप अपने प्यारे से पूछे ना कमर जमा चौधरी साहब से कि भाई साहब आपने क्या किया उसका, आपने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने तो काम पूरा कर दिया था। अरसलान इफ्तिखार का पूरी की पूरी इंक्वायरी हुई थी। अरसलान इफ्तिखार चीफ जस्टिस का बेटा पेश हुआ था उन सटल के सामने, और सटल साहब ने मलिक रियाज पेश नहीं हो रहे थे, उनके समन जारी किए थे और उनको सामने पेश होने पड़ गया था। गिरफ्तारी हुई थी, उनको एक तरह के थ्रेट किया गया था कि अगर आप ना गिरफ्तार होके आएंगे। तो डार साहब को जिसने ये लिख के दी है ना गालियां, तो लिख के जरा उनको फैक्चुअल भी बता दिया करें कि जनाब किस वक्त कौन सा बंदा जो है वो किसके सामने पेश होता रहे। एक चीज, दूसरी जो गिल्ट वाली बात है बड़ी अहम है। वो मैं पढ़ रहा था आजकल, मैंने एक गॉडफादर को ट्रांसलेट तो मैंने किया था, मैंने आजकल उसको पिछले दिनों खत्म किया, मैंने ऑडियो बुक उसकी सुनी है पूरी और उसको एंजॉय किया। इट्स मतलब एक्सीलेंट, यूट्यूब पे पढ़ी है जिसने भी जाके सुननी हो। उसमें बड़ा एक खूबसूरत तरह एक वो है, एक फिक्रा है, वो ये है कि ये लोग जो ये धोखा देते हैं या किसी के साथ ये बिट्रेयल करते हैं, माफिया की ज़बान में उनको सबक सिखाया जाता है, उनके साथ जो भी हशर होते अलहदा है, तो वो कहते हैं उनको माफ़ क्यों नहीं किया जा सकता, माफिया उनको माफ़ क्यों नहीं करती, इन इस तरह के लोगों को। बड़ा खूबसूरत कोट है। उसने कहा माफिया तो उनको माफ़ कर देगी अगर उन्होंने कोई वहाँ पर ट्रेचरी की है, धोखा किया है, वो लोग खुद अपने आप को माफ़ नहीं करते। ये बड़ी एक इसका डीप थाट है कि जो लोग किसी के साथ वो कर रहे होते हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं या ब्रीच ऑफ उसमें ट्रेचरी कर रहे हैं, वट एवर, वो खुद को माफ़ नहीं करते होते। लिहाजा यहाँ पे डार साहब अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे, जो गुस्सा था कि अब इस पे अब तक शहबाज शरीफ साहब का बड़ा क्लीन रिकॉर्ड आ रहा था। जहां तक पनामा केस की बात है, दबाव वहां से आ रहा है, सारे का सारा जो फंसाया है इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को, इन्होंने डार साहब ने फंसाया है। शहबाज शरीफ पे इसके अलावा केस नहीं था, वो दैबिया में इनके कन्फेशन स्टेटमेंट में, इनके कन्फेशन स्टेटमेंट से पता चला है कि उनका शहबाज शरीफ साहब का कितना रोल है इस पूरे इसमें स्कैंडल में, मनी लॉन्ड्रिंग में। उतनी बड़ी तलवार शहबाज शरीफ पे लटक रही है जितनी उस पर नवाज शरीफ साहब पे लटक रही है। सो यकीनी तौर पर ऑलरेडी पहले इनके शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के बच्चों के तल्लुकात ठीक नहीं थे, दोनों फैमिलीज में एक आपको क्लियर वहाँ पे रिफ्ट नज़र आती थी। अब आपने हिसाब बराबर कर दिया, तो शहबाज शरीफ साहब के बच्चे नहीं कह रहे हों कि हमें ये भाईजान के इनके बड़े चचा के जो समधी हैं इन्होंने हमें फंसा दिया है। बेसिकली डार साहब पे फैमिली का दबाव है, इनकी फैमिली के अंदर से आवाज़ें आई होंगी, आनी चाहिए कि इन्होंने कैसे जाके हमारे खिलाफ बयानात दिए हैं और सारी चीज़ें इन्होंने नैब को बताई हैं। सो ये दबाव उन पे ये मुमकिन है कि
हाँ, नवाज शरीफ साहब की तरफ से ना आ रहा हो, इट्स ए फैमिली। ये दबाव सारे का सारा शहबाज शरीफ की फैमिली से आ रहा है, जो नजर आ रहा है आपको। उनको फंसाने वाले तो ये हैं, स्टेट, ये वो गिल्ट है। ट्रीटमेंट से ज्यादा का साहब उसके अंदर जो वॉलंटियर इंफॉर्मेशन की गई है, ना वो रहमान मलिक के पास थी, ना वो FIA के पास थी, ना नैब के पास थी, जो उन्होंने खुद दी है अपनी तरफ से वॉलंटियर किया कि आपको नहीं पता ये भी ले लें, ये अकाउंट्स हैं, ये कंपनी के ये हैं, ये फलाने का भी ये हुआ है, वो उसमें तफसीलात जो दी हुई हैं इन्होंने दी हुई है, शहबाज शरीफ वाली है। दूसरा ये मैं समझता हूँ बेवकूफ़ाना बात है JIT की कि जी हर केस की अपनी एक नौयत होती है, हर JIT के अपने TORs होते हैं। इस केस के अंदर 2 महीने ये दोबारा याद दहानी करानी पड़ती है लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट रोज कहती थी कि खुदा के लिए मनी ट्रेल दे दें, और वो जो कतरी खत पेश कर दिया गया था उसके अलावा इन्होंने कोई चीज नहीं दी। और अभी आप सवाल कर रही थी हसन के वल्ले से, बिल्कुल याद दहानी जरा हसन साहब को भी करवा दें, वो पूछते हैं हमारा कसूर क्या है। ये एग्जैक्टली ये हमारा कसूर क्या है। इन्होंने मफरूजे कुछ बना दिए कि है हमारा कसूर क्या, हमारे पे इल्जाम क्या है। अब इससे बड़ी कोई ये अंडरस्टेटमेंट ऑफ द सेंचुरी कहा जा सकता है। हम 10 साल से लगे हुए हैं कि जनाब ये पैनामा के अंदर बड़े सीरियस इल्जामात हैं, सवालात हैं, इसका जवाब दे दें। कोई रह गया इल्जाम जो नहीं है, और ये हमारी तरफ से नहीं है, सिंपली वो उनके 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट के पढ़ लें दोबारा। तो मेरा दिल कर रहा था कि उनको कहूँ कि बेटा ये आप ना ये सुप्रीम कोर्ट ने 14 सवाल आपके दिए हैं, जिसके अंदर जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल है, लिविंग बियॉन्ड मीन्स का है, टैक्स एवेजन का है, बुला सोर्स, सारा कुछ ही है, कोई इल्ज़ाम रह नहीं गया। और फिर आखिर में ये पूछ देते हैं कि इल्ज़ाम क्या है। दूसरा एक वो बड़ा आ जाता है कि जी हमारी तो जी 14 साल से 20 साल से बड़ी दफ़ा तफ्तीश हो गई। भाई साहब आप बड़ी दफ़ा कह चुके हैं, आप गलत कहते हैं, आपकी तफ्तीश नहीं हुई, ये पहली दफ़ा हो रही है और हमारी होपफुली हो रही है। अभी JIT की रिपोर्ट आनी है, हमारी उम्मीदें हैं कि ये हो रही हैं, वरना तो ये अगर नैब ने अपना काम किया होता है, FIA ने किया होता है 14 साल से। ये देखें ना, ये नैब की हुदैबिया केस जो है ये FIA की 89 में सबमिट हुई, 99 में सबमिट हुई हुई है, और ये हुदैबिया का 2001-2002 का केस है। तो 15 साल से एक, 18 साल से एक पड़ी हुई है। तफ्तीश हो ही होती तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट को इतना तकल्लुफ करने की जरूरत क्या थी? JIT बनाने की जरूरत क्या थी? तफ्तीश नहीं हुई, पहली दफा हो रही है, इसलिए चीजें निकल वो तो कह रहे हैं हम पे कोई इल्जाम नहीं। क्लास साहब कह रहे हैं मोटरसाइकिल चोरी का इल्जाम लगा दें हम पे। हसन साहब के तो ये बेसिकली स्पिन, इसको कहते हैं स्पिन देना, हम इसको स्पिन डॉक्टर कहते हैं। मीडिया में स्पिन डॉक्टर्स होते हैं। तो ये किसी ने बैठ के इनको स्पिन दिया है कि अब आप ऑल ऑफ सडन देखें ना, मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले कहा कि हमारे ऊपर क्या इल्जाम है, बिल्कुल भोले 500 ने हमें बताया कि हमारे ऊपर इल्जाम क्या, इट्स स्पिन। लोगों को स्पिन की जा रही है बाल की तरह कि जनाब के इल्जाम ही कोई नहीं, हमारे घर के मसले थे, अपने पैसे थे, हमारा कारोबार था, हमारे निजी कारोबार था। निजी कारोबार में आपको इजाजत होती है। अगर निजी कारोबार था तो 1992 का आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म आपने एक्ट बनाया था जिसमें फ्री फ्लो ऑफ डॉलर्स आपने किए थे, आपके सारे खानदान को उसका फायदा हुआ है। आपका जाती अगर कारोबार है, ये स्पिन किया जा रहा है लोगों को ये तसव्वुर देने के लिए कि जी क्योंकि उन्होंने। और इसके बाद आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने लाइन ले ली, और जो लास्ट टाइम आए थे उसमें पेशी पे आए थे, तो उन्होंने कहा जनाब आप बताएं हमने क्या करप्शन की है, हमने कोई एक धेले की करप्शन की है, ये हमारा जाती कारोबार है। ये जानबूझ के लोगों को एक आउटसाइड पे लगाया जा रहा है कि हमने मुल्क का कोई पैसा नहीं लूटा। भाई आप तो कहते थे आप तो बर्बाद और तबाह हो गए थे, आपको भुट्टो साहब ने भी कर दिया था, आपको मुशर्रफ ने भी कर दिया था, बेनज़ीर ने भी कर दिया, तो ये कहाँ से अरबों रुपए आ गया है। आपने फ्लैट भी ले लिए, आपने 6-7 अरब रुपया जो कर्जा वापस करना था नेशनल बैंक का, दीगर बैंकों का, वो भी वापस कर दिया। आप बर्बाद भी हो गए थे, तबाह भी हो गए थे, सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, कोई मनी ट्रेल भी नहीं है, कहते हमारा अपना कारोबार था। और दूसरी डार साहब जो कह रहे हैं ना, ये बड़ी है कि उसमें अहम चीज है। डार साहब चले वापस है, मैं बताता हूँ, डार साहब जो है ना अपने बयान में एक बात जो कहते हैं उसमें अगेन देयर इज अ मेथड इन मैडनेस। जरा वापस है, मैं आपको चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक जबरदस्त चीज़ है, वो भी हम ब्रेक से जब वापस आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ कुछ ये भी आपको बताएंगे कि आखिर सिंध हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस बिल को क्यों मंजूर किया, क्या किसी को फवायद दिए जाएंगे। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पर हम चले गए थे क्लासेस साहब, आप कुछ डार साहब से मुतालिक अहम चीज़ मैं बड़े मुख्तसर से बात करता हूँ। डार साहब ये कह रहे हैं बार बार कि मुझसे ये बयान, वो कहते हैं ज़बरदस्ती लिया गया, वो ये नहीं कह रहे झूठा है। आज उन्होंने कहा है कि मैंने नहीं लिखा इन्फॉर्मेशन। सवाल ये है कि अगर ये आपके साथ ज़बरदस्ती भी उन्होंने लिया है तो इतनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे आ सकती है जिसको।
और उससे पहले हमने देखा कि रहमान मलिक की रिपोर्ट में ये सारी चीजें मौजूद थी जो बाद में उन्होंने मोर ओवर किया काफी वॉलंटियर और की। इसलिए डार साहब जो है ना, और आपको याद है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी कहा गया था कि डार साहब अगर इससे वादा माफ गवाह के स्टेटस से अगर बदल रहे हैं तो डार साहब पे केस रिओपन हो जाएगा, फिर वो मुल्जिम बनेंगे, मुल्जिम होंगे इसके। इससे ये एक तरह का वो कहते हैं बिटवीन ए डेविल एंड डीप ब्लू सी वाला हिसाब हो गया है। अगर वो अपने बयान पे कायम रहते हैं तो शहबाज शरीफ और यहाँ पे नवाज शरीफ साहब का ट्रायल होगा, उनको आग सजाएं हो सकती हैं इनके बयान पे। अगर खुद मुकरते हैं तो फिर इनका अपना ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो मुझे तो भुट्टो साहब और जनरल जिया वाला काम याद आ रहा है कि एक ने रहना था। अब इनमें से भी यही होना है जनाब कि या इसहाक डार साहब बचते हैं ट्रायल में से, या उस पर नवाज शरीफ साहब और ये शहबाज शरीफ साहब बचते हैं। अब देखते ये हैं कि कुर्बानी इनको अब देनी पड़ेगी। जेटी के सामने क्या किया है, ऊन किया है, इन्होंने डिसून किया है। ये सबसे बड़ा की क्वेश्चन मेरे से पूछना कर इस पूरी जेटी में जो सबसे अहम सवाल होगा कि डार साहब ने अपने इस बयान को अगर डिसून किया है या इन्होंने इसको ऊन किया। डिसून किया है तो फिर इसका मतलब खुद वो उनका ट्रायल शुरू होगा। अगर इन्होंने ऊन कर लिया है तो फिर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो इट्स मेरा ख्याल है बड़ा एक तरह का बड़ा वो ट्रिकी है। चलिए इंतजार कर लेते हैं, कुछ दिन के बाद खुद ही चीजें सामने आएंगी। एक और भी चीज है जिसके ऊपर बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, डार साहब ये बात कर रहे थे आमिर साहब, मरियम साहबा को जेआईटी के सामने बुलाए जाने के लिए तहकीकात के लिए जो समन उनके सामने क्या है, क्या ये पहली खातून है जो सामने आएंगी, पेश होंगी? माजी में भी मोहतरमा का भी नाम सरे फहरिस्त है, वो भी पेश होती रहेंगी। ये जितने भी आर्गूमेंट्स दे रहे हैं ना, चाहे वो अखलाकी हैं, सियासी हैं और कानूनी हैं, वो सब में बड़े सकम हैं, सब में कॉन्ट्रडिक्शंस, तजाद बेताशा है। अब ये आर्गूमेंट बनाना कि देखें मशरकी इक़दार हैं हमारी और लड़कियों को इस तरह बुलाना, इनका माजी में ये 3 दफ़ा लोग ये मिसालें दे चुके हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की वो तस्वीरें मेरा ख्याल दिखा रहे होंगे हमारे प्रोड्यूसर साहब के पास, ढेरों पड़ी हुई हैं लोगों के पास, कैसे थानों में बिठा के, ज़मीन पे लोगों को बिठा के, जेलों में धक्के करवा के। तो वो शैला रज़ा की बड़ी खौफनाक वो अभी स्टेटमेंट चल रही थी, वो ठीक है बिल्कुल। ये शमीला फारूकी साहबा को जिस तरह तस्वीरें हैं कि जेलों में बिठा के, और ये इस दौर में याद रहे कि 85 से ऑनवर्ड, पिछला अगर भूल भी 77 और 85 को भूल भी जाएं कि उस वक्त डायरेक्टली पावर में थी, 85 से तो ये सारा ज़्यादा कुछ पंजाब में हुआ, लाहौर में हुआ। 85 से ऑनवर्ड ये चीफ मिनिस्ट्री 23 साल, पिछले 35 साल में से इनके पास चीफ मिनिस्ट्री रही। इनकी चीफ मिनिस्ट्री के दौर में जेलें के ये इंचार्ज पंजाब चीफ मिनिस्टर होता है। इनके दौर में नुसरत भुट्टो को के सर पे लाठियां मार के फाड़ दिए गए। इनके दौर में सारा कुछ जेलों में और सड़कों पे लोगों के साथ, औरतों के साथ खास तौर पे जो हुआ है, उसके बाद इनके पास कोई इखलाकी जवाब नहीं रह जाता कि इस चीज़ का बहाना लें। और वैसे भी ये मेरा ख्याल औरतों की भी थोड़ी सी ये तज़हीक है कि हम ये कहते हैं कि जनाब हमारी औरतें बड़ी अब शाना बशाना हो गई हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि वो सियासत में आ रही हैं। बड़ी अच्छी बात है कि वो नज़र आता है कि तमाम मर्दों की मीटिंग्स को प्रिजाइड कर रही होती हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो ये मेरा ख्याल उन औरतों के साथ भी ज़्यादती है जो अपने ज़ोर पे आप जैसी औरतों के साथ कि हमें बैठ के वहाँ पे आप जिस तरह डांट रही होती हैं सारी, तो ये लाइटर नोट, इन्हें तो आपकी औरत कहने पे भी आपको औरत के पीछे जो ना अपनी डिफेंस, उनकी पीछे जो है ना डिफेंस लेना मेरा बड़ी औरतों के साथ भी ज्यादती है, और उन तमाम खवातीन के साथ जो इनके 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 जुल्म का शिकार होती हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती है। मैं थोड़ा सा उस पर, ये पाकिस्तान की अदालतों में आप और मैं चले जाते हैं, वहाँ देखते दर्जनों सैकड़ों खवातीन आई हुई होती हैं, वो किसी की माँ बेटी नहीं होती। जब आप या हाई पेडेस्टल लेते हैं ना, जब पावर में आते हैं, जब वहाँ पे मीटिंग चेयर करेंगे, आप बैठेंगे, ट्रैवल करेंगे, सारे के सारे आपको मतलब बैठ के आप फैसले करेंगे, तो फिर ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। वो कहते हैं इट्स पार्ट ऑफ द गेम, इट्स ए बिजनेस, इट्स अगर नथिंग पर्सनल, इट्स ए बिजनेस। कि अब आप उसमें बिजनेस और पॉलिटिक्स में हैं तो फिर ये चीजें तो आपको फेस करनी पड़ेंगी। का मेरा नहीं ख्याल। और दूसरा लास्टली वो इमरान खान पे गुस्से हो रहे थे कि इमरान खान की वजह से शायद मरियम को बुलाया जा रहा है। मैंने खबर दी थी कि पीटीआई सबसे ज्यादा खिलाफ थी, दुआएं मांग रही थी, यहाँ पे बैठ के मनते मान रही थी कि इसको मरियम को ना बुलाया जाए। ये मैं आपको अंदर की खबर मैंने दी थी 1-2 हफ्ते पहले। पीटीआई तो खिलाफ थी कि मरियम जाएगी तो उनके लिए नुकसान होगा, लिहाजा ये गुस्सा उन पे नहीं बनता। कानूनी जवाब है मरियम को बुलाने के, वो इसके अंदर रिस्पोंडेंट हैं इस सारे केस के अंदर।
अंदर, और उन पे ये उनके नाम पे ये इनका कहना है कि वो ऑनररी उसकी मेंबर थी, उन फ्लैटों की मालकन थी, तो उनका केस के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। ताल्लुक की बात आपने की, दो बड़ी जबरदस्त किस्म के शॉट्स मेरे पास मौजूद हैं। जिस तरह से आजकल बड़े ख्वाजा साद रफीक साहब संभाले नहीं संभाले जा रहे, वो बड़े गर्म रहते हैं आजकल। वो 1 जुलाई को एक तकरीब में खिताब कर रहे थे, कुछ बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मोहतरमा जिस सलूक की हकदार थी उनके साथ नहीं किया गया। गिलानी साहब को एक हुक्म के जरिए बाहर निकाल दिया गया। पहले आपको सुनाते कि ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं, उसके बाद आपको सुनाएंगे कि शहबाज शरीफ साहब क्या कहते रहे। बेनजीर भुट्टो इस सलूक की हकदार थी कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी लीडर को कत्ल कर दिया जाए, और फिर यूसुफ रजा गिलानी उनको एक हुक्म के जरिए निकाल दिया गया। ये तो ख्वाजा साहब थे जो कह रहे थे कि गिलानी साहब को एक हुक्म के जरिए निकाल दिया गया। अब आपको सुनाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये हमारी ही अपील थी जिस पर ये फैसला दिया गया था। ये भी जरा उनके मुंह से सुन लेते हैं। ये फैसला जो है ये कानून और आइन की हुक्मरानी को दोबारा कर, आपने देखा नहीं कि हम पिटिशनर थे, PMLN ने अपील फाइल की थी स्पीकर साहिबा के फैसले के खिलाफ। PMLN और ख्वाजा आसिफ PMLN की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे, लिहाजा ये हमारी अपील के ऊपर फैसला हुआ है। PMLN की हमने पिटीशन क्लासेस भी ये फाइल की थी अब बकौल शहबाज शरीफ साहब के, और उसी पे फैसला मसला ये है कि हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने ना पूरी कौम को भी और तमाम मीडिया को भी ना गजनी समझ लिया। आमिर खान का वो गजनी जो फिल्म थी ना, उन्होंने गजनी समझ लिया है कि मेमोरी लैप्सेस का शिकार होते पूरी कौम। सिलेक्टिवली चीजें याद हैं, बिट्स एंड पीसेस में गजनी की तरह है कि वो पुराने शॉट आ जाता है फिर भूल जाता है। ये हमारा ये फिल्म चला रहे हैं, हमारे साथ फिल्म चल रही है, गजनी फिल्म चल रही है, कभी ये ट्रेलर तो कभी वो ट्रेलर तो कभी वो ट्रेलर। एक भाई साहब ने भी कहा कि बेनजीर भुट्टो के साथ बड़ी ज्यादती हुई, उसके साथ ज्यादतियां करने वाले कौन लोग थे? भाई साहब आपने स्विस हुकूमत को ये लेटर लिखा था, फरूक थे इनके अटॉर्नी जनरल थे ना, उसी बेनजीर भुट्टो को आपने यहाँ पे, आपको याद होगा सैफुर रहमान ने फोन करके मलिक कयूम से उनको नवाज शरीफ का पैगाम दिया, वो नाराज हैं, 7 साल से कम सजा नहीं देनी, ये आप करवा रहे थे। मुझे बताया ना किसने करवाए उनके साथ जाते, या उसको जरदारी साहब को जो आप सजाएं दिलवा रहे थे या उनकी जबान कटने का वाक़या किसके दौर में हुआ, आप करवा रहे थे। और जब आपने वहां पे बैठ के, आपको याद होगा मलिक कयूम ने जिस तरीके की पनिशमेंट की है, तो हजूर आपके लोगों के आपके कहने पे की है, अब उनको डिस्क्रेडिट तो ना करें उनको, मलिक कयूम साहब को, एक चीज। और दूसरी चीज उनके शहबाज शरीफ साहब को दाद देने से, एक भाई साहब फरमा रहे हैं कि जनाब के बेनजीर भुट्टो की उनको डिसमिस किया गया या गिलानी को डिसमिस किया गया, गलत हुआ, तो शहबाज शरीफ साहब क्रेडिट ले रहे हैं, हमने कराया। लास्ट 30 सेकंड मैं सिंपली पूछ रहा हूं, बैठ के ना आपस में किसी वक्त ना ये नोट्स एक्सचेंज कर ले, गजनी फिल्म ना चलाए हमारे साथ। ये 1990 की दहाई में रह रहे हैं जहां पे टेलीविजन नहीं था। ये समझते हैं कि उस तरह के लोगों से बातें करके ना ये तारीख को इस तरह मस्क कर देंगे। तारीख में अगर जाएं तो यही साद रफीक साहब अपने वालिद साहब का कातिल जो है ना भुट्टो साहब को कहते थे, आज डिफेंस के लिए आए, ये जमहूरियत के भी ठेकेदार बने हुए हैं। जब जुनीजो को निकाला गया था, they didn't stand with him, they stood with ज़ियाउल-हक जो है। 1990 में फिर उन्होंने अपनी हुकूमत निकाली, फिर वो जो मुस्तफा जतोई को छुरी मारी गई, मुस्तफा जतोई को सारे अब जमहूरियत के इनके क्रेडेंशियल माजी में से निकालेंगे, वो है। फिर जुडिशरी के हवाले से जो ये अपना मजलूमियत साबित कर रहे हैं, सबसे बड़े बेनिफिशियरी बताने की जरूरत है कि ये रहे हैं। 93 में सिर्फ इनकी आज तक पाकिस्तान में हुकूमत बहाल आई है, वो इनकी हुई। इनके तमाम उदैबिया समेत तमाम केसेस 12-15 साल पड़े रहे हैं, जुडिशरी उनके ऊपर अपीलें नहीं होती रही हैं। उनको देखे उनको 10 साल बाद वापस है, नवाज शरीफ के केसेस भी खत्म हुए, उनकी आके डिस्क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल वो खत्म हो गए। जुडिशरी के सबसे बड़े, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको रिस्टोर जो किया गया जुडिशरी को करवाया, जमहूरियत और जो है ना जुडिशरी के और औरतों के हकूक के अलंबरदार बनना इतना आसान नहीं है। इसी बात के साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।